नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे, सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से सेक्टर्स में अभी ध्यान देना चाहिए। और इन द लास्ट मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूँ ना, जो एक्चुअली मोनोपोली है उसका, ये बिजनेस जो भी वो बिजनेस करता है वो बिजनेस में ये स्टॉक का मोनोपोली है। और वैसे तो ये स्टॉक में ब्रेकआउट बहुत पहले एक बार आ चुका था और वहाँ से ये स्टॉक ने एक अच्छी रैली ले भी चुका है। बट आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव रखने वाला हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों को स्टॉक के प्राइस की जगह पे स्टॉक की वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को कोई कोई चीज़ महंगी तो लगती है बट वो चीज़ फ्यूचर में और महंगी भी होती है, बिकॉज वो स्टॉक में या वो कंपनी में वैल्यू डे बाय डे और क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ती रहती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ उसके रिलेटेड। तो देखो, लास्ट वीक में मार्केट की शुरुआत बड़ी नॉर्मल हुई थी, फ्लैट हुई थी और ये पिछले कुछ हफ्तों से चल ही रहा है। जब से हमारा वो एक दिन में निफ्टी 5% का मूव दिया था उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट फ्लैट हो गया था और नॉर्मल था। जब फ्राइडे हमारी आरबीआई की पॉलिसी थी वो दिन पे हमें आरबीआई से ये पता चला कि भाई वो लोग रेपो रेट कट कर रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट से। उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ फ्राइडे को ही और मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव क्लोज दिया। और लास्ट वीक ने हमने ये भी देखा कि ये जो ट्रम्प और जो डोनाल्ड ट्रम्प है और जो इलॉन मस्क है उनकी कुछ इंटरनल फाइट हो रही है। अब ये फाइट मतलब ऐसे हाथापाई वाली फाइट नहीं है, फिलहाल तो ये सारी चीज़ें ट्विटर पे ही चल रही है। बट अगर आप देखोगे उसके वजह से वो जो उनका टेस्ला का स्टॉक है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 15-16% गिर भी गया था। तो अभी मैं ये आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये जो यूएस है ना उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए एज अ इन्वेस्टर। क्योंकि अगर ट्रम्प कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज़ें को चेंज करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। खैर अभी तो ये बात उन लोगों की दोनों की है, इंटरनली उन लोगों का झगड़ा चल रहा है। बट मैंने सोचा जो भी लास्ट वीक हुआ है आप लोगों को बता दूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले जाके देखते हैं कि भाई निफ्टी में क्या है और क्या आने वाले टाइम में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो देखो, ये जो मार्केट इतना अच्छा डाउन ट्रेंड में, इतना अच्छा तो नहीं, हमारे लिए ख़राब था, बट जो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था। और आई होप मैंने आप लोगों को ये जो दो बड़े किंग कैंडल बने थे ना उसका इंपॉर्टेंस अभी बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। और जब भी ये ऐसे डाउन ट्रेंड में आते हैं तो वो एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल होते हैं। अब देखो, मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट 21,800 से अभी 25,000 हो चुका है। हाई मार चुका था 25,116। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये हमारा वो सीज फायर वाला जो वीक था ना, वो वाला ये कैंडल है। अभी भी निफ्टी इसके बीच में फंसा हुआ है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो निफ्टी में फ्राइडे को एक अच्छी मूव आई, बट ये रेंज में मार्केट अटका हुआ है। वंस निफ्टी विल ब्रेक 25,100 तो आप ये रेंज को ऊपर लगा सकते हो, हमें अपसाइड पॉसिबिलिटी पता चलेगी। और जहाँ पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो पहले का एक स्विंग हाई भी था विच इज़ 24,800। तो खैर निफ्टी में मैं आप लोगों को बहुत टाइम से यही बोल रहा था। इनफैक्ट जब यहाँ पे ये पहला किंग कैंडल बना था तभी भी मैंने आप लोगों को बोला था कि डाउन ट्रेंड में चेंज हुआ है। जब ये वाला कैंडल बना था तभी भी मैंने आप लोगों को बोला था और अभी भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि एज़ पर प्राइस एक्शन मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव हुआ है। और ऐसा नहीं होता है ना कि ट्रेंड पॉजिटिव है तो क्या मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन करेगा, थोड़ा सा टाइम करेक्शन करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो फिलहाल वही चल रहा है। तो अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 25,116 और जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 24,378। अगर इसके नीचे जाता है तो हमारे लिए 23,800 लेवल इम्पॉर्टेंट है एज अ सपोर्ट। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, मैंने आप लोगों को मैं पिछले कुछ हफ्तों से आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल सर्विस, प्राइवेट बैंक और जो एनबीएफसीज है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, ये कंपेयर टू मार्केट किसी भी और सेक्टर से अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। तो अगर आप लोगों को आप एक मोमेंटम ट्रेडर हो या फिर आप लोगों को स्विंग ट्रेड्स करने हैं तो आप लोगों का ध्यान ये सेक्टर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर भी पॉजिटिव है,
मार्केट में भी स्ट्रेंथ है, और अगर इसके अंदर के स्टॉक्स पॉजिटिव हो तो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी राइट होने की ज़्यादा हो जाएगी। आप यहाँ पे देखो, निफ्टी ने अभी तक ऑल टाइम हाई तक पहुंचा भी नहीं है, जबकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। और ये वीकली टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी भी कुछ हफ्तों से कंसोलिडेट ही कर रहा था, बट अभी ये वीक में बैंक निफ्टी ने अच्छा ब्रेकआउट दिया। और ये जो ब्रेकआउट कैंडल है वो हमारा फ्राइडे का ही है। पॉलिसी के बाद एक स्ट्रेट अवे अपसाइड रैली आई, और अभी फ़िलहाल मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव जोन में चल रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में ये रेंज निकालते हो तो अपसाइड में आप लोगों को इसका रेजिस्टेंस पता चलेगा। अगर ये बड़ी वाली रेंज निकाल के यहाँ पे ऐड करते हो तो आप लोगों को एक लंबा रेजिस्टेंस पता चलेगा कहाँ पे जा रहा है मार्केट। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अगर मैं आप लोगों को सेक्टर्स की बात करूँ ना, तो आप यहाँ पे देखो, लास्ट वीक में जो सबसे ज़्यादा चला है वो है रियलिटी सेक्टर, स्मॉल कैप 50, डिफेंस सेक्टर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, स्मॉल कैप 250, मिड कैप 150। आप में से बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीक में ये नोटिस किया ही होगा कि रियलिटी के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी आई है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, बहुत सारे NBFCs जो स्टॉक है ना, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी अभी अच्छे चल रहे हैं। तो ये लास्ट वीक के परफॉर्मिंग सेक्टर थे। अगर ख़राब सेक्टर की बात करें, वैसे इतने भी ख़राब नहीं थे, पर मीडिया और IT सेक्टर जो सबसे ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर चुके थे। एनर्जी है, ऑयल एंड गैस है, और प्राइवेट बैंक यहाँ पे सिर्फ 1% चला है। बट अगर हम लोग लास्ट वीक के मास्टर ब्लास्टर एक परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वो है निफ्टी रियलिटी सेक्टर। एक बार उसका इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो देखो, रियलिटी इंडेक्स का एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट जो है वो आया था 630 के आसपास। उसके बाद ये सेक्टर में कंटिन्यूसली एक रैली हुई थी, और अच्छा खासा ऑलमोस्ट 50% करेक्शन करने के बाद फिर से ये सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अभी इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ऑब्वियसली इसका रीसेंट रेजिस्टेंस है, विच इज़ 1157। इसके ऊपर फिर से जाएगा तो इसमें अपसाइड पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे बहुत बड़ी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी इंडेक्स में बहुत स्कोप है। आप लोगों को घाई नहीं करनी चाहिए, अच्छे से प्रॉपर एक जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड आपका प्रॉपर बैठ रहा हो ना, वहाँ पे ही एंट्री करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी लास्ट वीक वो चला है तो हम ऑन द स्पॉट जाके किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बना ले। हम लोगों को हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को भी प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, जिससे हमारे को ज़्यादा नुकसान ना हो अगर हमारा व्यू रॉन्ग चले जाता है तो। अभी देखो, लास्ट वीक में जो अदर फैक्टर एनालिसिस है, जैसे FIS हो गए, डॉलर इंडेक्स वो एक नॉर्मल नंबर पे है, इंडिया विक्स भी ऑलमोस्ट 14 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्रूड ऑयल भी ऑलमोस्ट $61 के आसपास ट्रेड कर रहा है, USD INR भी 85.67 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। इनफैक्ट FIS ने लास्ट वीक में 3 दिन सेलिंग की थी और 2 दिन बाइंग की थी। तो कोई ऐसा ये अदर फैक्टर वाला डेटा नहीं है जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा कंसर्न करना चाहिए। तो ये था हमारा मार्केट का एनालिसिस। जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए इम्पॉर्टेंट, वो मैंने सारी चीज़ें बता दी। अभी हम लोग आज के स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। मैं आप लोगों के साथ है ना, यहाँ पे जो भी चीज़ें शेयर करता हूँ वो कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं होता है, वो एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है। और मैंने ये चैनल ही बनाया इसलिए था कि स्टॉक मार्केट है ना, बेसिकली एक जर्नी है। यहाँ पे आप कितना भी बड़ा आपका एक्सपीरियंस हो, 5 साल का, 10 साल का, 11 साल का, 15 साल का, आप फिर भी हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हो और अपने मार्केट में वो अप्लाई करते हो, अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, और उससे वापस से आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हो। तो मैंने ये सोचा था कि जो भी मुझे आता है मैं आप लोगों को लाइव बताते रहूँगा। उससे मेरे यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनती जाएगी कि मैंने कितनी सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर की है। और जो मेरे जैसे इन्वेस्टर है जिन्होंने अपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की है, उन लोगों को मेरे एक्सपीरियंस सुन के एटलीस्ट जितना मुझे टाइम लगा उससे कम टाइम आप लोगों को लगेगा। वैसे ही हमने कल एक पॉडकास्ट भी अपलोड किया था हमारे सौम्य जी के साथ, सौम्य मलानी जी के साथ। वो पॉडकास्ट में उन्होंने 4 मेथड बताई है, या फिर आप बोल सकते हो कि 4 ऐसे वे बताए हैं जिससे आप मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। अभी देखो, मल्टी बैगर स्टॉक्स कोई ऐसे नहीं होते कि आपको हर महीने मिलेंगे। वो ऐसे पॉसिबल है कि शायद 6 महीने में या 1 आध साल में 1-2 मिल जाए, राइट। बट वो स्टॉक को ढूंढने के लिए उनका जो प्रोसेस है, वो पॉडकास्ट में उन्होंने वो प्रोसेस के बारे में बताया है।
4 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे वो मल्टी बैगर स्टॉक मार्केट में ढूंढते हैं। और मैं आप लोगों को सच बताऊँ ना, तो ये जो सौम्य मलानी जी का पॉडकास्ट है, अगर मेरी जर्नी में मैं 6 साल पहले देख लेता, 6 साल पहले अगर ये पॉडकास्ट मैं देख लेता एज अ व्यूअर, तो मेरी लाइफ अभी थोड़ी और बेटर होती एज अ इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर। तो अगर आपने भी अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की है, आप लोगों को भी अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए। इसकी लिंक मैं यहाँ पे कहीं डाल दूंगा, आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अभी हम लोग बात करते हैं आज के हमारे स्टॉक के ऊपर। और ये स्टॉक का जो मोनोपोली वाला स्टॉक है, इसका नाम है MCX। अब आप लोगों को पता ही होगा, MCX एक बेसिकली इंडेक्स है जो कमोडिटी में ट्रेड होता है। जो भी गोल्ड, सिल्वर और जो भी हमारा नेचुरल गैस हो गया या क्रूड हो गया, उसके रिलेटेड ये इंडेक्स है। अभी जैसे हमारे इंडिया में NSE है, BSE है, वैसे कमोडिटी इंडेक्स के लिए ज़्यादातर MCX जाना जाता है। अब देखो, वैसे मेरी मल्टी ईयर ब्रेकआउट की मेथड से ये MCX के अंदर जो ब्रेकआउट है, ये 2012 में इसने हाई बनाया था समवेयर अराउंड 1600-1700 का। और ये ब्रेकआउट जो है वो ऑलमोस्ट 2023 में ब्रेक हुआ था। इनफैक्ट ये यहाँ पे भी हुआ था 21 में, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया था। बट अभी देखो, ये स्टॉक, अभी आप मुझे बोलोगे कि विजय भाई अभी आप ये स्टॉक की बात अभी क्यों कर रहे हो, आप ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो। ये स्टॉक में 2012 का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 2023 में हुआ था। और उसके बाद ये स्टॉक अपसाइड में जाके आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 7000 तक गया था, और वापस से फिर वहाँ पे उसने कंसोलिडेशन किया, थोड़ा बहुत करेक्शन आया। पर अभी सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आएगा कि विजय भाई आप ये स्टॉक अभी क्यों बता रहे हो। अब ये स्टॉक तो ऑलमोस्ट 2300 वाला 7000 हो चुका है। अब तो ये स्टॉक इतना महंगा हो गया है, अब इसको हम लोगों को क्यों देखना चाहिए। तो देखो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जो बोला था, एक तो ये एक मोनोपोली कंपनी है, आप इसको मोर और लेस मोनोपोली ही बोल सकते हो। क्योंकि अगर आपको कमोडिटी में ट्रेड करना है तो आप लोगों के पास इंडिया में एज ऑफ नाउ MCX ही एक ऑप्शन है। मतलब आप लोगों के दिमाग में MCX ही आएगा, राइट। ऑब्वियसली प्राइस वाइज ये स्टॉक अभी महंगा हो गया है, बट इसमें वैल्यू अभी कितनी है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी देखो, मैं आप लोगों के साथ है ना यहाँ पे स्क्रीनर में MCX की कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। अभी इसका मार्केट कैप है 37,000 करोड़, राइट। इसका PE जो है वो 67 है, बट मैं PE को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि जो भी स्टॉक ग्रोथ वाला होता है ना, जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, उसका PE आपको हमेशा महंगा ही मिलेगा। क्योंकि जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है उसका ऑब्वियसली PE ज़्यादा महंगा ही रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं चार्ट में कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट कब हुआ था। तो आप यहाँ पे देखो, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ये स्टॉक में एक बहुत मल्टी ईयर बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, और वो 2300 के आसपास हुआ था। अब मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाता हूँ और देखता हूँ कि सितंबर अक्टूबर में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से ये स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था। तो आप यहाँ पे देखो, ये सितंबर 2023 है, हाँ 23 की ही बात है। अभी अक्टूबर तो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, बिकॉज ये क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो क्वार्टर में और उसके बाद वाले क्वार्टर में तो इनफैक्ट ये कंपनी ने क्वार्टरली लॉस दिखाया था। तो फिर क्यों ये स्टॉक का प्राइस ऊपर आया, तो उसका बहुत बड़ा सिंपल एक रीज़न है। अगर आप ये क्वार्टरली रिजल्ट की ट्रांसक्रिप्ट जाके पढ़ोगे या कॉन कॉल जाके सुनोगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये एक्सचेंज ने TCS को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, जिससे ये अपने प्लेटफॉर्म को और अच्छा केपेबल बना सके और ज़्यादा ट्रेडर्स को ये हैंडल कर पाए। वो चीज़ों के लिए इन्होंने एक डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया था, और वो खर्चे के वजह से इन लोगों के यहाँ पे लॉस हुआ था। अब देखो, वैसे देखने जाए तो ये तो नुकसान है, बट इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब इन्होंने जो खर्चा किया था, वो एक तरीके से कंपनी के लिए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी ना। अब आप देखो, जैसे वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, वैसे ही इनका प्रॉफिट वाला जर्नी शुरू हो गया, और धीरे धीरे फिर आप बाकी के सारे क्वार्टर्स देखोगे तो बैक टू बैक इन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया। इनफैक्ट अगर आप इसका सेल्स भी देखोगे तो वो भी मतलब अच्छी स्पीड से ही बढ़ रहा है। पर अभी अगेन आप मुझे बोलोगे कि सर इसका अभी क्या फ़ायदा, ये स्टॉक तो ऑलरेडी चल चुका है। तो देखो, अब यहाँ पे रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कल शाम को ही एक अनाउंसमेंट हुई यहाँ से MCX के पास से कि अभी MCX के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव भी शुरू हो गया है।
अब इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे गोल्ड ट्रेड होता है, जैसे यहाँ पे सिल्वर ट्रेड होता है, जैसे यहाँ पे क्रूड नेचुरल गैस ट्रेड होता है, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रेड होगा इनके एक्सचेंज में। और अभी तो डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद ऑप्शंस भी आएगा। तो ये जो कंपनी है ये वॉल्यूम बेस इसका बिजनेस होता है। तो अगर एक नया डेरिवेटिव आ रहा है तो इससे क्या होगा आप मुझे बताओ, वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम होने से क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा तो ग्रोथ आएगी। तो अभी यहाँ पे MCX का जो रीसेंट हाई था वो था 7048 7050। और अगर आप अभी इसका चार्ट अपने यहाँ पे जाके देखोगे तो रिसेंटली इसने वीकली में एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। और अभी मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आपको ये स्टॉक की जर्नी को प्ले आउट करना है तो अगर आप ये ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हो तो आप लोगों को जो आपका स्टॉप लॉस है ना उसको ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी में आने वाले टाइम में और कितना ग्रोथ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 क्वार्टर के बाद ये कंपनी ग्रो करना ही बंद कर दे, फिर तो प्राइस गिरने लगेगा। वो टाइम पे आप कैसे स्टॉप लॉस रखोगे? तो उसका बहुत सिंपल रीज़न है, या तो आप सुपर ट्रेंड को वीकली टाइम फ्रेम में अपना स्टॉप लॉस रखो, या फिर 20 सिंपल मूविंग एवरेज को वीकली टाइम फ्रेम में आप अपना स्टॉप लॉस रखो, और उसको स्टॉक को ये सुपर ट्रेंड से या फिर 20 सिंपल मूविंग एवरेज से वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको ट्रेल करो। तो इस तरीके से आप किसी भी एक स्टॉक की जो बड़ी जर्नी है उसको प्ले आउट कर सकते हो। तो ये था वो मोनोपोली स्टॉक जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। इसके अलावा एक NBFC स्टॉक है जैसे L&T फाइनेंस है, उसमें भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट अभी हो सकता है, आप उस पर भी ध्यान दे सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी देखो हर टाइम पे है ना मार्केट में एक चीज़ करने की अपॉर्चुनिटी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, फॉर एग्जांपल मेरी मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी है, तो ये मार्केट में एवरी टाइम नहीं चलती है, मतलब 12 महीने के 12 महीने ये स्ट्रैटेजी नहीं चलती है। जब मार्केट ख़राब होता है तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगी ही नहीं, तो आप उसमें ट्रेड कैसे करोगे? वैसे ही अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई करता है तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है जब मार्केट में बड़े करेक्शन आते हैं। तब एक वैल्यू इन्वेस्टर को अच्छी वैल्यूज़ मिलती है स्टॉक में और वो अपनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट ये हमेशा तो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती है ना। वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग करने का भी एक मार्केट में टाइम होता है। स्विंग ट्रेडिंग का आपका कोई भी सेटअप हो, अगर आप कोई नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग सेटअप से ट्रेड करते हो तो भी आप कर सकते हो, या कोई दूसरी भी करना हो तो भी कर सकते हो। बट उसका राइट टाइम कब होता है पता है आपको? जब ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी हो और जहाँ पे कोई बड़ी न्यूज़ ना चल रही हो, या जहाँ पे कोई ग्लोबली कोई बड़ा इशू ना चल रहा हो, तब सारे मार्केट नॉर्मली चलते हैं, या तो फ्लैट या तो ऊपर ही ज़्यादातर रहते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू स्विंग ट्रेडिंग। अब अगेन कौन सी भी आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, बट यही टाइम होता है, बेस्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। और मुझे लगता है कि अभी मार्केट में आने वाले 3-4 महीने स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे ही रहेंगे। हाँ, अगर सडनली कुछ बड़ा ख़राब न्यूज़ आ गया और मार्केट फिर से नेगेटिव हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट टाइम है। और इसीलिए 6 जुलाई को मैंने अपना एक स्विंग ट्रेडिंग वेबिनार अभी अरेंज किया है। अगर आप लोगों को वो वेबिनार ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को मेरी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो रूल बेस्ड है, उसमें सिंपल मैंने रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं, वो मैं सिखाने वाला हूँ। और उसके अंदर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं और कैसे पूरा स्विंग ट्रेड को प्लान करना चाहिए, वो सारी चीज़ें सिखाऊँगा। तो अगर आप लोगों को वो ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगेन मैं आप लोगों को एक बात बोल दूँ, मार्केट में हर एक चीज़ करने का एक टाइम होता है, वही टाइम पे अगर आप वो चीज़ करोगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर जो समझो एक स्विंग ट्रेडिंग करना है और आप ऐसे मार्केट में कर रहे हो जब स्विंग ट्रेडिंग चल ही नहीं रही है, किसी की भी नहीं चल रही है, तो आपका स्विंग ट्रेडिंग का रिज़ल्ट भी खराब ही आने वाला है। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी मुझे बहुत सालों बाद समझ में आई है, इसीलिए अभी मैंने एक वेबिनार रखा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज़रूर ज्वाइन करना। उसके अलावा अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने जो हमारा कल वाला पॉडकास्ट है वो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए, और आपके व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए कि आप लोगों को कैसा लगा। और बस यही था आज का हमारा ये वीडियो। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।